Hi, my name is Vivek Sawant, and in this brief, we'll talk about म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इन इंडिया। आपने वो एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, पढ़ी होगी और सुनी होगी कि म्यूचुअल फंड ही सही है। क्या वाकई में म्यूचुअल फंड सही है? चलो जान लेते हैं इस वीडियो में। ये म्यूचुअल फंड क्या भला है? नाम ही सजेस्ट करता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल मीन्स सबका, सबका मिला के जो आया हुआ पैसा जो एक एसेट में इन्वेस्ट होता है उसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड्स का कंसेप्ट कैसे आया? आई थिंक पुराने ज़माने में किसी एक आदमी को बड़ा कुछ लेने के लिए बहुत मुश्किल पड़ती होगी या उसको ज़्यादा पैसा लगता होगा, तो वो बड़ी चीज़ लेने के लिए शायद सब लोग इकट्ठा आके उन्होंने अपने अपने पास जितने पैसे थे वो जमा किए और वो बड़ी चीज़ को ख़रीदा। और उस बड़ी चीज़ को ख़रीदने के बाद उसका जो प्रॉफिट आया, उससे जो मुनाफा आया, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया और आप आपस में बांट दिया। तो ऐसे शायद म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुई होगी और म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ होगा। इन इंडिया में 1963 में पहले म्यूचुअल फंड कंपनी बनी, उसका नाम था यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। वो गवर्नमेंट कंपनी है जिसने म्यूचुअल फंड कंसेप्ट स्टार्ट किया इंडिया में। तो चलो म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब जानते हैं। फर्स्ट होता है सेबी। सेबी एक रेगुलेटरी एजेंसी है जो म्यूचुअल फंड कंपनी ओपन करने के लिए परमिशन देती है, जो उसको मॉनिटर करती है, उसका ऑपरेशंस को मॉनिटर करती है, उसका परफॉर्मेंस मॉनिटर करती है, और कोई भी गलत चीज़ें हुई उसको रेगुलेट करने का काम सेबी का होता है। तो हम लोग ने देखा कि सेबी होती है जो गवर्नर बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के लिए। जनरली हम लोग म्यूचुअल फंड कंपनी बोलते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं रहती, इसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है, और एएमसी शॉर्ट फॉर्म में। सो एसेट मैनेजमेंट कंपनी इस कंपनी जो कोई भी एसेट को मैनेज करती है, लोगों का जो फंड आता है वो उसमें इन्वेस्ट करती है, वो अंडरलाइंग एसेट में इन्वेस्ट करती है, इसलिए उसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। और कॉमन लोग, आम आदमी, उसको म्यूचुअल फंड कंपनी बोलते हैं। इंडिया में देयर आर लॉट ऑफ एएमसीज है, बहुत सारे एएमसी कंपनीज है, जैसे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, निप्पॉन एसेट इंडिया म्यूचुअल फंड, बहुत सारी है, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये सब म्यूचुअल फंड कंपनीज है, उसको हम एएमसी बोलते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या सीखा? सेबी और एएमसी। सेबी म्यूचुअल फंड कंपनी को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, और कुछ भी गलत हुआ तो सेबी इज़ द गवर्नेंस बॉडी फॉर द म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड कंपनी जो लोगों से पैसा लेती है और अंडरलाइन एसेट में इन्वेस्ट करती है। तो एएमसी के बाद क्या होता है? म्यूचुअल फंड कंपनी है, लेकिन उसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स रहती है। तो अंडर एएमसी, अंडर म्यूचुअल फंड कंपनी, बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स रहती है, अलग अलग स्कीम्स रहती है। तो उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज रहती है, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, थीमेटिक म्यूचुअल फंड, बहुत सारी। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि जब इक्विटी म्यूचुअल फंड में, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में पूरा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो स्टॉक्स मार्केट्स में होता है, इक्विटी में होता है। जैसे कि स्टॉक्स में जो भी पैसा उस स्कीम में आए वो स्टॉक्स में लगाया जाता है। डेट फंड में क्या होता है? डेट फंड में बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड। जनरली इक्विटी म्यूचुअल फंड ये हाई रिस्क हाई रिटर्न मानी जाती है, और डेट म्यूचुअल फंड जनरली लो रिस्क लो रिटर्न मानी जाती है, क्योंकि आपको पता ही है टर्म डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स में कितना परसेंटेज मिलता है, हार्डली 5 to 10%, और मे बी मैक्सिमम 15%। तो उसका उतना कैप रहता है। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगता है वो स्टॉक्स में लगता है, और स्टॉक्स का कोई कैप नहीं रहता है। एक स्टॉक 5 रुपये से 500 रुपया भी हो सकता है, और कुछ भी उसका लिमिट नहीं है, और वैसे भी गिर भी सकता है, जैसे 500 से 5 रुपया हो गया। तो इसलिए उसको हाई रिस्क हाई रिटर्न बोलते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या रहता है? हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि सपोज अलोकेशन बेस्ड रहता है, जो सपोज उसमें से 60% इक्विटी में डाला और 40% डेट में डाला। तो ये टाइप का जो फंड रहता है वो जो ज़्यादा एग्रेसिव
इन्वेस्टर ना हो तो उसके लिए सही रहता है कि उसमें आपका थोड़ा सा एक्सपोजर इक्विटी में है, स्टॉक्स में है, थोड़ा एक्सपोजर डेट फंड में है, तो उसको हाइब्रिड कहते हैं। बाद में होता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड इज़ बेसिकली इन्वेस्टिंग इंडेक्स, जैसे निफ्टी बेस्ड और निफ्टी 50 है, नेक्स्ट निफ्टी है और BSE सेंसेक्स है और गोल्ड टाइप ऑफ इंडेक्स है, उसमें इन्वेस्ट होता है। थीमेटिक फंड में क्या होता है? थीमेटिक फंड इज़ बेसिकली सेक्टर स्पेसिफिक फंड। सो सेक्टर स्पेसिफिक फंड मीन्स जैसे कि फार्मा, तो फार्मा थीमेटिक फंड में क्या होगा कि जो भी पैसा आएगा उस स्कीम में, तो वो सभी पैसा फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसे एनर्जी सेक्टर फंड है या ऑयल सेक्टर फंड है, ये सब थीमेटिक्स फंड रहते हैं। और एक टाइप का म्यूचुअल फंड रहता है वो टैक्स सेविंग, उसको ELSS कहते हैं, जो उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट्स मिलता है। तो अभी हम लोग ने क्या देखा कि हम लोग ने देखा सेबी देखा, जो गवर्नेंस बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है म्यूचुअल फंड के लिए। बाद में देखा हम लोग ने AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है। उसके बाद हम लोग ने देखा AMC के अंडर डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, जैसे इक्विटी, हाइब्रिड, डेट, थीमेटिक, इंडेक्स काइंड ऑफ थिंग। तो म्यूचुअल फंड कंपनी को स्टार्ट करने में कितना कैपिटल लगता है? सो आपके पास अगर 20 करोड़ हो, आई थिंक 20 करोड़ का लिमिट है, आपके पास 20 करोड़ होगा तो आप भी अपना म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और सेबी का रेगुलेशंस और जो उसके जो कंडीशंस उसको फुलफिल करना पड़ता है, तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट कर सकता है। तो इसलिए आपने देखा कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनी होती है और उसके अंदर बहुत सारे स्कीम्स रहते हैं और आम आदमी बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से में इन्वेस्ट किया जाए, कौन से में ना किया जाए। क्रिसिल करके एक एजेंसी रहती है जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मॉनिटर करती है और उसको रेटिंग देती है। तो उसका रेटिंग का भी अलग अलग क्राइटेरिया रहता है कि परफॉर्मेंस बेस या देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया टू गिव देम रेटिंग। सो क्रिसिल ये जो एजेंसी है वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स को रेटिंग देती है, जैसे कि 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग एक्सेट्रा। अभी हम लोग ने देखा म्यूचुअल फंड कंपनी AMC, उसके अंडर बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम, लेकिन वो म्यूचुअल फंड स्कीम चलाने के लिए कोई तो लगेगा, उसके लिए लगता है म्यूचुअल फंड मैनेजर। सो ईच स्कीम का एक फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर बेसिकली बोले तो ड्राइवर, तो वो ड्राइव करता है कि वो म्यूचुअल फंड स्कीम कैसे चलेगी, उस म्यूचुअल फंड स्कीम में जो पैसा आया वो किस में इन्वेस्ट होगा। जैसे सपोज इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो वो डिसाइड करेगा कि उस स्कीम में कि कौन से स्टॉक्स रहे और उस स्टॉक्स का अलोकेशन कितना हो। सपोज उसमें 30 स्टॉक्स है तो 30 स्टॉक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली अलोकेटेड नहीं होंगे। शायद जो अच्छे स्टॉक्स है उसमें वो ज़्यादा वेटेज देगा, उसमें ज़्यादा अलोकेशन करेगा। तो ये काम है म्यूचुअल फंड मैनेजर का, वो फंड मैनेजर का, सॉरी नॉट म्यूचुअल फंड मैनेजर, फंड मैनेजर। तो हर एक स्कीम के लिए फंड मैनेजर होता है और डिपेंडिंग ऑन द फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस डिपेंड होता है। अच्छा फंड मैनेजर हो तो अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्म करते हैं। अभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी उसमें 2 वर्जन्स रहते हैं, एक होता है डायरेक्ट, सेकंड होता है रेगुलर। दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न रहता है सेम रहता है। ओनली डिफरेंस कहाँ रहता है, जो डायरेक्ट स्कीम रहता है उसका एक्सपेंस रेशो बहुत कम रहता है। अभी एक्सपेंस रेशो क्या है वो उसका भी हम लोग जान लेंगे, बट पहले तो डायरेक्ट एंड रेगुलर फंड के बारे में देखते हैं। जो डायरेक्ट फंड स्कीम रहती है उसका एक्सपेंस रेशो लो रहता है और जो रेगुलर फंड स्कीम रहती है उसका एक्सपेंस रेशो हाई रहता है। तो एक्सपेंस रेशो हाई रहने से आपका जो अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है उस पर इम्पैक्ट होगा। एक्सपेंस रेशो कम रहने से आपका इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न है उसमें अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्सपेंस रेशो मीन्स फीस है। तो म्यूचुअल फंड चलाने के लिए म्यूचुअल फंड जो कंपनी है, जैसे AMC कंपनी है, वो एक्सपेंस रेशो रखती है। एक्सपेंस रेशो कवर्स उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है, ऑपरेटिंग फीस है और अदर टाइप ऑफ फीस है, वो उसमें से कवर होते हैं। लेकिन वो डायरेक्टली
इन्वेस्टर को चार्ज नहीं होते, वो आपके एनएवी में एडजस्ट हो जाते हैं। एक्सपेंस रेशियो जो म्यूचुअल फंड स्कीम के हैं वो एनएवी से कट कर किए जाते हैं। अभी एनएवी क्या है वो भी जानते हैं। दूसरी चीज़ ये है, जब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम रहते हैं उसमें जो ब्रोकरेज और म्यूचुअल फंड एजेंट का जो कमीशन है वो उसमें नहीं रहता है, तो उसका आपको फ़ायदा होता है क्योंकि यू आर सेविंग ऑन दैट कमीशन, राइट। तो जो कमीशन नहीं जाता है वो आपको एनएवी में दिया जाता है, इसलिए हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम को इन्वेस्ट करना अच्छा। और एक चीज़ रहती है म्यूचुअल फंड स्कीम में, वो रहती है एयूएम। आपने सुना होगा एयूएम क्या रहता है? एयूएम बेसिकली एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो उस म्यूचुअल फंड स्कीम में कितना पैसा आया है वो जो फिगर है, वो जो अमाउंट है, उसको एयूएम बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा एयूएम, जितना कम पैसा उतना कम एयूएम। तो एयूएम एक कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। द वैल्यू ऑफ ईच यूनिट इज़ नोन एज नेट एसेट वैल्यू, NAV, शॉर्ट फॉर्म में NAV कहते हैं। तो हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम का NAV रहता है। तो NAV मीन्स हम लोग बोलते हैं कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम का एक यूनिट का प्राइस 100 रुपया है, तो उसका NAV 100 रुपया हो गया। और ये NAV डेली चेंज होता है। तो NAV डेली चेंज कैसे होता है? सपोज़ उस म्यूचुअल फंड स्कीम का इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में है, तो स्टॉक्स के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं एवरी डे, तो उसका इम्पैक्ट NAV पे आता है। इनकेस मार्केट बहुत गिर गया हो, कई दिन मार्केट गिरता है तो NAV नीचे आ जाता है। जब मार्केट ऊपर होता है तो NAV बढ़ जाता है। सेम जैसे म्यूचुअल फंड, जैसे स्टॉक्स में मार्केट गिरने पे स्टॉक की वैल्यूज़ कम हो जाती है और मार्केट बढ़ने से स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती है, वैसे ही मार्केट गिरने से म्यूचुअल फंड के NAV की वैल्यू घट जाती है और मार्केट बढ़ने से म्यूचुअल फंड के NAV की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये हम NAV की। चलो अभी टैक्सेशन कैसे होता है म्यूचुअल फंड में वो जानते हैं। जनरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हो और आप 3 साल तक उस म्यूचुअल फंड को बेचते नहीं हो और उसके बाद बेचते हो, तो वो जो प्रॉफिट होता है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कैटेगराइज हो जाता है। जैसे हम लोग ने SIP स्टार्ट की, राइट। तो SIP आपका हर महीने SIP हो रहा है। अभी SIP क्या है वो भी जानते हैं, लेकिन समझो कि आप हर महीना म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हो, राइट। और सपोज़ 5 साल के बाद आपका पैसा डालना बंद हो गया हो उस म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो इनकेस 5 साल के बाद आपने तुरंत म्यूचुअल फंड स्कीम को बेचा और पैसा निकाला, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, क्योंकि आपने 3 साल पहले ही पैसा उस स्कीम से निकाला। तो आपने बोला 3 साल कैसे हुए, मैंने तो 5 साल डाले। ऐसा नहीं रहता है। जब 5 साल में आपका कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट हो रहा है SIP थ्रू, मीन्स आप हर महीने पैसे डाल रहे हैं 5 साल तक, तो आपका इन्वेस्टमेंट चालू है। और जब 5 साल के बाद आपका SIP ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से बचने के लिए। और वो SIP ख़त्म होने के बाद आफ्टर 3 साल के बाद, और या 3 साल के बाद आपने वो म्यूचुअल फंड स्कीम में से पैसा निकाला, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और 3 साल पहले निकाला तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। बोला था जितना हायर एक्सपेंस रेशो उतना आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होगा, जितना आपका एक्सपेंस रेशो कम होगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। जनरली एक्सपेंस रेशो 0.25% से 2.5% तक होता है। तो जितना कम एक्सपेंस रेशो है उतना अच्छा है। सो एंट्री लोड कब लगता है? जब आप म्यूचुअल फंड लेते हो तब लगता है। और एग्ज़िट लोड कब लगता है? इन केस आपने म्यूचुअल फंड 1 साल आपके इन्वेस्टमेंट के पहले 1 साल के अंदर ही बेच दिया, तो आपको जब वो रिडीम करते हैं, आप म्यूचुअल फंड से पैसे निकालते हैं, तभी आपको एग्ज़िट लोड लगता है। कंटिन्यूस कमीशन टू द म्यूचुअल फंड एजेंट ब्रोकर, इसका मतलब ये है
कि जब तक आपका इन्वेस्टमेंट उस म्यूचुअल फंड स्कीम में रहेगा तब तक कमीशन मिलता रहेगा। उसको ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो आपका जो म्यूचुअल फंड स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, उसको उसका कमीशन कंटिन्यूसली मिलता रहेगा जब तक आप उस स्कीम में इन्वेस्टेड हो। जब आप डायरेक्ट स्कीम बाय करेंगे, डायरेक्ट टाइप का म्यूचुअल फंड स्कीम बाय करेंगे, तो ये जो 0.05 to 2.5% का जो कमीशन है वो आपका बच जाएगा। और दो टाइप के म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है, एक होता है डिविडेंड, सेकंड होता है ग्रोथ। सो डिविडेंड म्यूचुअल फंड में आपको रेगुलरली म्यूचुअल फंड कंपनी डिविडेंड देते हैं, जैसे मंथली, फोर्टनाइटली, जो भी प्रॉफिट होता है वो म्यूचुअल फंड स्कीम में वो म्यूचुअल फंड कंपनीज डिविडेंड के बेसिस से इन्वेस्टर को रिटर्न करती है। और जो ग्रोथ स्कीम रहती है उसमें क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है, जो डिविडेंड होता है वो री इन्वेस्ट हो जाता है आपके इन्वेस्टमेंट में, तो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। जैसे सपोज आपने डिविडेंड स्कीम ली तो आपका जो NAV है वो इतना फास्ट नहीं बढ़ेगा, आपका यूनिट का जो वैल्यू है इतना फास्ट नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपने ग्रोथ स्कीम ली तो जो आपका यूनिट का वैल्यू है वो फास्ट बढ़ेगा, क्योंकि सबका इन्वेस्टमेंट वो जो प्रॉफिट है, वो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट है वो री इन्वेस्ट हो जाता है वो AUM में और उसका NAV बढ़ जाता है। लेकिन आपको रेगुलर डिविडेंड मिलता नहीं उसमें। जब आप पैसे निकालेंगे उस स्कीम से तो ही उसमें आपको फ़ायदा होगा ग्रोथ में। और तो अभी उसमें क्या होता है कि कई लोगों को रेगुलर इनकम की ज़रूरत होती है तो जनरली डिविडेंड बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम लेते हैं। लेकिन कई लोग सिर्फ लॉन्ग टर्म और मिड टर्म इनके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे उनका ऑब्जेक्टिव रहता है कि बच्चों का एजुकेशन हो या रिटायरमेंट हो या कुछ भी हो, या 10 साल के बाद 15 साल के बाद पैसा चाहिए, तो आप हमेशा ग्रोथ स्कीम में इन्वेस्ट किए इंस्टेड ऑफ डिविडेंड। तो ये डिविडेंड देते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम, वो क्या बहुत बड़ी मेहरबानी नहीं करती है। वो जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट होता है जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है एसेट में, उससे जो प्रॉफिट आता है उसी में से उसी का ही डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी और AMC पे डिसाइड होता है कि वो डिविडेंड पे आउट का रेट क्या दे। कभी कभी कम देते हैं, कभी कभी ज़्यादा देते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर डिविडेंड पे आउट रेट। और ये जो म्यूचुअल फंड एजेंट और म्यूचुअल फंड कंपनीज काफ़ी बार बोलते हैं SIP करो, SIP करो। ये SIP का फंडा क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसको SIP या SIP बोलते हैं। ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में 3-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या रहता है, एक तो आपका अमाउंट डिसाइड होता है कि आप हर महीने कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। सपोज़ मैं 5,000 का SIP करूँगा तो मैं हर महीना 5,000 इन्वेस्ट करूँगा वो म्यूचुअल फंड स्कीम में। तो उसके लिए ड्यूरेशन भी रहता है कि मैं कितने तक करूँगा, 1 साल करूँगा, 5 साल के लिए करूँगा या कंटिन्यूस करूँगा। तो एक हुआ अमाउंट, आपने डिसाइड किया कि 5,000, 10,000, 1,000 महीने का करना है, वो एक कंपोनेंट हुआ SIP का। सेकंड कंपोनेंट हुआ है कि फ्रीक्वेंसी, कि एवरी मंथ करना है, कि मेनली तो एवरी मंथ ही रहता है या एवरी वीक भी होता है, लेकिन एवरी मंथ कॉमन है। तो वो हो गया फ्रीक्वेंसी, लाइक अ पीरियड व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट स्कीम। ये हो गया सेकंड। थर्ड हो गया कौन सी स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड स्कीम। तो आपने सिलेक्ट किया कि मुझे फलाना म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है। सपोज मुझे HDFC टॉप 200 ये जो ग्रोथ फंड है उसमें इन्वेस्ट करना है। हर महीना 10,000 रुपया हर महीना मुझे HDFC टॉप 200 ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करना है। तो उसमें क्या हो गया, तो आपको SIP में आपका अमाउंट डिसाइड हुआ, आपकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड हुई और कौन सा स्कीम डिसाइड हुआ, राइट। तो SIP का जो कंसेप्ट है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ये है तो अच्छा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते जा रहे हो, लेकिन वो पूरा फुल प्रूफ है ये मैं नहीं मानता हूँ। क्यों, ये चलो जानते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज SIP का क्या है कि आप सिस्टमैटिकली रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। ओके, तो सपोज एग्जांपल लेते हैं,
एसआईपी में सपोज मैं सोच रहा हूँ कि हर महीना मैं 1,000 रुपया इन्वेस्ट करूँगा, ओके। और उसमें क्या होता है, अनदर फैक्टर एसआईपी में आपका एक डेट फिक्स हो जाता है। जब आप एसआईपी करते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड में, तो मैंने क्या बोला था, उसमें अमाउंट रहता है, तो मैंने डिसाइड किया 1,000 रुपया हर महीना एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा जाएगा। लेकिन कब जाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है ना, तो ऑटोमेटेड प्रोसेस में आपको एक डेट डिफाइन करना पड़ता है कि हर महीने 5 तारीख को मेरे बैंक अकाउंट से 1,000 रुपया इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा। हर महीने 5 तारीख को इन्वेस्ट होगा, कुछ भी हो जाए, राइट। तो ये मेरा एक पैटर्न सेट हो गया। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है, चलो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये लेते हैं कि सपोज मुझे मटन खरीदना है। चलो, तो मैं मटन खरीदने के लिए मैं जाऊंगा मटन शॉप में और मैं मटन वाले से पूछूंगा, भाई 1 किलो मटन का प्राइस क्या है? तो बोलेगा भाई 800 रुपया है 1 किलो मटन। मैंने बोला ठीक है, लेकिन जो बकरा रहता है, राइट, वो शायद 50 किलो का है, 50 किलो का बकरा है। तो उस बकरे का कॉस्ट और जो प्राइस क्या है, तो बकरे का प्राइस है 50 इंटू 800, मीन्स 50 को 800 को मल्टीप्लाई किया तो हो गया 40,000, राइट, 40,000 ही हो गया, राइट। तो 40,000 बकरे का प्राइस है। तो जब मैं मटन शॉप में जाऊंगा तो मैं बोलूँगा, भाई मुझे ये पूरा बकरा तो नहीं चाहिए, तो 40,000 का है, 50 किलो का है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 2 किलो मटन चाहिए। तो मटन वाला बोला ठीक है, आप लो 2 किलो मटन, 800 इंटू 2 1600 रुपीज़ का 2 किलो मटन ले हो। तो मैंने वो मटन लेके घर आया। तो वो ये क्या हुआ, तो भी 800 रुपया हो गया नेट एसेट वैल्यू ऑफ दैट 1 यूनिट, 1 किलो, 1 यूनिट इज़ 1 किलो, 1 किलो का वैल्यू है 800 रुपया। तो मेरा NAV हो गया 800 रुपया। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 यूनिट खरीदी की है 1600 में, राइट। तो मैंने 2 किलो मटन खरीद के लेके आया। तो मैं आ गया घर पे, ओके। तो हर महीना हर महीना नहीं भाई, हर फ्राइडे मैं जाके 2 किलो का मटन लेके आता था। तो एक दिन मेरी मम्मी बोली, भाई ये जो 2 किलो का मटन लेके आते हो कम पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा लेके आया करो। तो नेक्स्ट टाइम मैं मटन शॉप वाले के पास गया और मैंने बोला, भाई मटन कितने किलो का है? तो उसने बोला 800 रुपये किलो। मटन का रेट चेंज नहीं हुआ था, 800 रुपये किलो में ही है। तो इसका मतलब मैं 2 किलो लूँगा तो 1600 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन मेरे मम्मी ने बोला था, भाई मटन कम पड़ रहा है, थोड़ा ज़्यादा लेके आया करो। तो मैंने सोचा मेरे जेब में तो 2000 है, तो मैंने 2000 का मटन लेता हूँ। तो मैंने बोला कि भाई 2000 का मटन देना। तो बोला 2000 का मटन, ठीक है। तो 2000 में कितना यूनिट आएगा? 2000 में आएंगे, एक तो 2 किलो मटन आएगा 1600 रुपये का, और मेरे 400 रुपये बचेंगे, तो 400 में और आधा किलो मटन आएगा। तो इसका मतलब मुझे 2.5 किलो मटन मिलेगा 2000 में। तो जब मैं मटन लेने गया तो मैंने यूनिट के हिसाब से नहीं लिया, मैंने मेरे अमाउंट के हिसाब से लिया। मेरे जेब में 2000 रुपये थे, इसलिए मैंने 2000 रुपये का मटन लिया, तो मुझे 2.5 किलो मटन मिला। तो यूनिट फ्रैक्शनल आ गए। तो एक एडवांटेज म्यूचुअल फंड का ये रहता है कि आप अमाउंट बेसिस पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP थ्रू, और यूनिट बेसिस से भी होता है। लेकिन यूनिट्स से ज़्यादा जनरली लोग SIP अमाउंट से करते हैं। लेकिन जैसे कि हम लोग ने बोला कि 2000 एवरी फ्राइडे का मटन मैं खरीदूंगा, वैसे ही 2000 का एवरी मंथ मैं एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते जाऊंगा उस दिन को। जैसे कि 5 तारीख को, एवरी 5 तारीख को मेरे 2000 इन्वेस्ट हो जाएंगे इस स्कीम में। तो ये होगा SIP। अभी इसमें एक एडवांटेज जो रहता है स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स में आप पार्शियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे ब्रिटानिया का आधा स्टॉक दो, आपको ब्रिटानिया का पूरा स्टॉक लेना पड़ता है। सपोज 4,500 रुपये का ब्रिटानिया का कंपनी का स्टॉक है, तो आपको एक ब्रिटानिया कंपनी का स्टॉक लेने के लिए 4,500 रुपये देने पड़ते हैं। आप ये मटन जैसा नहीं कि आधा किलो लेके आए, या यूनिट जैसा नहीं कि आधा ब्रिटानिया लेके आए। इसलिए इक्विटी में जब आप स्टॉक बाय करते हैं तो आपको पूरा स्टॉक लेना पड़ता है। इंडिया में ये फ्रैक्शनल बाइंग का फैसिलिटी नहीं है। US में
ऑफ कोर्स यूएस में आपको फ्रैक्शनल बाइंग है। जैसे आप टेस्ला का स्टॉक $200 है, तो आपके पास इनके $100 रहेंगे, तो आप $100 ही इन्वेस्ट करके आधा टेस्ला का स्टॉक यूएस में ले सकते हो। लेकिन इंडिया में वो कंसेप्ट नहीं है। इंडिया में फ्रैक्शनल स्टॉक बाइंग का कंसेप्ट अभी भी नहीं है, इसलिए आपको पूरा स्टॉक लेना पड़ता है। तो ये हो गया एडवांटेज म्यूचुअल फंड में, जब आपको ज़्यादा पैसा नहीं है और आपको लिमिटेड जैसे फिक्स अमाउंट पे करना है एवरी मंथ, जैसे 2,000, 5,000, 10,000, तो आप फ्रैक्शनल यूनिट्स भी बाय करते हैं। चलो ये बात हो गई एडवांटेज की। अभी थोड़ा डिसएडवांटेज देखते हैं। एसआईपी का डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज ये है कि आपने रेगुलर कर दिया, लेकिन आपने एक डेट फिक्स कर दी है। सपोज एवरी मंथ 5 तारीख को एसआईपी एग्जीक्यूट होगा और मेरे 2,000 रुपये इन्वेस्ट होंगे इस स्कीम में। लेकिन जब आपका स्कीम इक्विटी हो और आपका स्कीम स्टॉक ओरिएंटेड हो, तो उस दिन में, उस तारीख में 5 तारीख को मार्केट इन केस बहुत ऊपर रहा, तो आपके एनएवी की वैल्यू बढ़ेगी। तो एनएवी की वैल्यू जब बढ़ेगी और आपका जो अमाउंट है जो फिक्स रहेगा, तो आपको कम यूनिट मिलेंगे। चलो एग्जांपल लेते हैं फिर से। तो मैं गया मटन शॉप और मटन वाले को बोला कि भाई मेरे को मटन चाहिए 2,000 रुपये का। मटन वाले को पूछा भाई मटन का रेट क्या है? तो उसने बोला 1,000 रुपया पर किलो हो गया। मैंने बोला भाई 1,000 रुपये कैसे हो गया? पहले तो 800 रुपये किलो था। तो उसने बोला भाई रेट बढ़ गया है, अभी 1,000 रुपया हो गया। तो मैंने बोला ठीक है चलो भाई 1,000 हो गया तो मुझे 2,000 का दे दो। तो अभी मैंने 2,000 का मटन लिया, तो मेरे को कितने यूनिट मिले? मुझे सिर्फ 2 ही यूनिट मिले, मुझे सिर्फ 2 ही किलो मटन मिला। तो इसका मतलब जब मटन की वैल्यू, मटन की एनएवी, जैसे जो यूनिट कॉस्ट 800 से 1,000 हो गया, तो मुझे कम यूनिट मिला। सपोज सिनारियो लेते कि मटन की वैल्यू 600 हो गई, राइट, और मे बी 500 रुपये किलो हो गई। सोचो 500 रुपये किलो है, तो मैं जब नेक्स्ट टाइम 2,000 रुपये लेके जाऊंगा, तो मुझे उसी 2,000 में 4 किलो मटन मिलेगा, क्योंकि यूनिट कम हो गई, यूनिट की वैल्यू कम हुई, एनएवी कम हुआ। वैसे ही जैसे स्टॉक मार्केट में जब स्टॉक मार्केट गिरता है, तो म्यूचुअल फंड की एनएवी कम हो जाती है और उस टाइम आपको ज़्यादा यूनिट मिलते हैं। तो क्या हम लोग ने इसमें समझ लिया? तो जब एनएवी हाई रहता है तो आपको यूनिट कम मिलते हैं, और जब एनएवी कम होता है तो आपको यूनिट ज़्यादा मिलते हैं। तो जब हम लोग एसआईपी करते हैं, तो एसआईपी का फंडा आपको पता है कि आपका अमाउंट फिक्स है, आपका म्यूचुअल फंड का स्कीम फिक्स है, और आपका पीरियोडिक फिक्स है, मीन्स एवरी मंथ फिक्स है, और आपका डेट भी फिक्स है कि एवरी मंथ 5 तारीख को या 10 तारीख को मेरे अकाउंट से, बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा और इसमें इन्वेस्ट होगा। लेकिन सपोज उसी 10 तारीख को मार्केट बहुत हाई हो, तो आपका एनएवी बहुत हाई रहेगा और आपको कम यूनिट मिलते जाएंगे। और फिर से नेक्स्ट मंथ 10 तारीख को मार्केट हाई होगा, तो आपको कम यूनिट मिलते जाएंगे। तो ये डिपेंडिंग रहता है। लेकिन जब ये म्यूचुअल फंड एजेंट वाले या म्यूचुअल फंड कंपनी एसआईपी को प्रमोट करते हैं, तो बोलते हैं कि डजेंट मैटर, आप इन्वेस्ट करते जाओ और वो एवरेजिंग होते जाएगा। लेकिन मैं सोचता हूँ क्यों हम लोग हाई वैल्यू पे इन्वेस्ट करें? जब हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हमेशा बोला जाता है कि जितना आपको कम दाम में कोई चीज़ मिलती है, तो वो खरीदना अच्छा रहता है, क्योंकि कम दाम में आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी उसी सेम प्राइस की, राइट। तो मेरा सवाल ये रहता है कि एसआईपी का एडवांटेज और अच्छा कंसेप्ट क्या है कि आप रेगुलरली इन्वेस्ट किया करो, वो अच्छा है। आपके इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट डिसाइड करो, जितना आपकी सेविंग हो। जैसे किसी के पास 1,000 की महीने की सेविंग होगी, किसी के पास 2,000 की होगी, किसी के पास 10,000 की होगी, वो आप सेविंग सेपरेट आउट करते हो। तो मेरा कहना है कि इंस्टेड ऑफ एसआईपी आप क्या किया करो कि जो एवरी 10,000 या 5,000 आपको इन्वेस्ट करना है, वो आपको साइड किसी एक दूसरे बैंक अकाउंट में या उसी बैंक अकाउंट में रखा करो कि एवरी मंथ मैं 5,000 एक साइड
के अकाउंट में रख रहा हूँ, लेकिन मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ एसआईपी में और म्यूचुअल फंड में। मैं कब इन्वेस्ट करूँगा? जब मैं देखूँगा कि मार्केट बहुत गिरा है, 500 पॉइंट गिरा है, 1000 पॉइंट गिरा है, तो मैं पूरा वो लमसम जो मैंने साइड करके रखा था अमाउंट, वो एसआईपी के बदले मैं डायरेक्ट लमसम म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करूँगा। तो उससे क्या होगा, जो अपना मटन का कंसेप्ट, 500 रुपया मटन हो गया तो मेरे को 4 किलो मटन मिला, राइट? तो यही कंसेप्ट हो गया। तो मुझे दाम कम होने के कारण मुझे ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। तो इंस्टेड ऑफ एवरी मंथ एसआईपी करने से अच्छा मैं वही अमाउंट जितना मेरे को रेगुलरली इन्वेस्ट करना है हर एक महीने, उसको मैं साइड करते जाऊंगा और किसी अकाउंट में रखूंगा, और मैं मेक श्योर करूंगा किस दिन मार्केट बहुत गिरा है उस दिन वो पूरा अमाउंट उठा के मैं उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करूंगा। उससे क्या होगा, मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो लो रेट पे होगा, लो अमाउंट पे होगा, और मुझे ज़्यादा क्वांटिटी मिलेंगी, और जब मार्केट बढ़ेगा तो उससे मेरे को फ़ायदा होगा। तो आप ये सोचो कि जब आप एसआईपी करोगे तो इंस्टेड ऑफ एसआईपी आप ये कंसेप्ट को अपनाओ, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलो अब हम देखते हैं आप म्यूचुअल फंड कैसे बाय कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए 4-5 तरीके रहते हैं। एक तो आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड कंपनी के साइट पे जाके अपना अकाउंट खोल के वहाँ से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, आपके पास इनकेस डीमैट अकाउंट हो तो आप डीमैट अकाउंट से भी म्यूचुअल फंड ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड कंपनी के ऑफिस में जाके इन पर्सन फिजिकल फॉर्म भर के भी म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। चौथा तरीका है, आपका कोई म्यूचुअल फंड एजेंट ब्रोकर पहचान वाला हो तो उससे भी आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। तो इस चारों में से बेस्ट तरीका कौन सा है? ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में आप बहुत सारा आपका फीस कमीशन बचाते हो। बेसिकली तो बेस्ट तरीका है तो आपका, इनकेस आपका पास डीमैट अकाउंट है, जैसे आप स्टॉक बाय करते हो तो आपका डीमैट अकाउंट होगा, तो उससे आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्कीम बाय करो। तो उससे क्या होगा, आपका जो डीमैट अकाउंट में ही आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होगा और आपका स्टॉक पोर्टफोलियो होगा, तो वो ट्रैक करने में बहुत इजी होता है, और 1 क्लिक में आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वो एक एडवांटेज रहता है। दूसरा एक तरीका है, इनकेस आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, इनकेस आप म्यूचुअल फंड इनकेस आप स्टॉक्स बाय नहीं करते हो और सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, तो दूसरा बेस्ट तरीका है आप म्यूचुअल फंड कंपनी के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अकाउंट खोलो। सपोज HDFC म्यूचुअल फंड, तो उसका एक वेबसाइट रहेगा। वो अकाउंट खोलना बहुत ईजी है। आपको क्या लगेगा, आपका नाम, एड्रेस, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर, आपका नॉमिनीज़, इनकेस आपका फंड का नॉमिनीज़ कौन रखना है, तो ये इन्फॉर्मेशन लगती है। और आपको शायद KYC रिलेटेड पेपर सबमिट करने होंगे, आपका आधार, आपका पैन कार्ड डिटेल्स और साइंड कॉपी ऑफ दोज थिंग्स, वो सब ऑनलाइन हो जाता है। तो आप 10 मिनट में आप कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आपका अकाउंट खोल सकते हैं। तो उसका एडवांटेज क्या लगता है, जब आप म्यूचुअल फंड ऑनलाइन कंपनी में अकाउंट खोलेंगे तो आप जस्ट ऑनलाइन लॉगिन करके कोई भी म्यूचुअल फंड आप 1 मिनट में बाय कर सकते हैं, उसको रिडीम कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं 1 मिनट में, और 2-3 दिन में और शायद 1 वीक में आपका पैसा रिटर्न आ जाता है। जो सबसे बेकार तरीका है वो है म्यूचुअल फंड एजेंट और ब्रोकर से थ्रू म्यूचुअल फंड्स बाय करना। क्यों? क्योंकि उसमें आप 0.5% से 2.5% कंटिन्यूस कमीशन पे करते हैं उनको, और फिर जब आप म्यूचुअल फंड बेचने जाएंगे और रिडीम करने जाएंगे तो म्यूचुअल फंड एजेंट आपको 10 कहानी सुनाएगा, भाई अभी इतने जल्दी क्यों कर रहे हो, रुको और बढ़ेगा। उसको क्या जाता है, आपका म्यूचुअल फंड स्कीम प्रॉफिट में हो या लॉस में, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको कंटिन्यूस कमीशन मिलते जाएगा और उसका धंधा चलता जाएगा। मैंने बहुत सारे म्यूचुअल फंड एजेंट्स ऐसे देखे जो खुद अपना पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम्स में नहीं लगाते, वो उसका रियल एस्टेट बाय करते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बाय करते हैं, लेकिन वो म्यूचुअल फंड स्कीम में नहीं डालते हैं। उनका म्यूचुअल फंड स्कीम से बहुत पैसा मिलता है एजेंट से, और जब आप बेचने जाएंगे तो आपको 10 तरह के रीज़न बताएंगे कि क्यों नहीं बेचना चाहिए। तो इसलिए हमेशा म्यूचुअल फंड बाय करते समय
ऑनलाइन म्यूचुअल फंड कंपनी से बाय करो या आपके डीमैट अकाउंट से बाय किया करो। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब आप म्यूचुअल फंड बाय करते हो, कहाँ से भी बाय करते हो, तो आप हमेशा डायरेक्ट टाइप का म्यूचुअल फंड बाय करो इंस्टेड ऑफ रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम। क्योंकि डायरेक्ट में आपको आपका एक्सपेंस रेशो कम रहता है, फिर आपका जो जो हिडन फीस रहती है, जो ब्रोकरेज, ये सब नहीं जाता है, और उसका एनएवी भी हाई रहता है, और आपका रिटर्न में 5 to 10% का डिफरेंस आ जाता है। तो हमेशा डायरेक्ट टाइप का म्यूचुअल फंड स्कीम बाय किया करो। दूसरी चीज़ है कि डिविडेंड एंड ग्रोथ। तो आपको इनकेस रेगुलर इनकम की ज़रूरत नहीं, तो आप हमेशा ग्रोथ टाइप का म्यूचुअल फंड स्कीम बाय किया करो, क्योंकि ग्रोथ में जो भी म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट होता है वो री इन्वेस्ट होता है और उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाता है, तो उसका आपका एनएवी बहुत बढ़ जाता है जब उसके बाद। तो हमेशा ग्रोथ और डायरेक्ट टाइप का म्यूचुअल फंड स्कीम बाय करो, और हमेशा आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड कंपनी से म्यूचुअल फंड स्कीम बाय किया करो इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड एजेंट और ब्रोकर। और दूसरी चीज़, एसआईपी ज़रूरी नहीं। आपको मैंने बताया एसआईपी का डिसएडवांटेज क्या है, लेकिन जो आप रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहते हो हर महीने के लिए, तो वो आप साइड किया करो, और जब मार्केट बहुत बड़ा क्रैश और गिरता है तब वो उस लमसम में इन्वेस्ट करो। तो क्या डूज है, पहले तो ऑनलाइन म्यूचुअल फंड कंपनी से म्यूचुअल फंड स्कीम बाय किया करो, डायरेक्ट टाइप का म्यूचुअल फंड स्कीम बाय किया करो, ग्रोथ टाइप का म्यूचुअल फंड स्कीम बाय किया करो, एसआईपी मत करो, लमसम करो। जब मार्केट जब बहुत बिग कट देता है, गिरता है, तभी बाय किया करो। और दूसरी चीज़, म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग अंधाधुंध म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे डालते हैं और उसको देखते भी नहीं वो म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, वो म्यूचुअल फंड स्कीम पॉजिटिव है कि नहीं, या निगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो मेक श्योर करो कि आप म्यूचुअल फंड स्कीम को ट्रैक करो। जो म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको निकाल दो, उसको रिडीम कर दो, और अच्छे वाले म्यूचुअल फंड स्कीम में डालो। और एक दूसरी चीज़, आप पहले से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो थ्रू एसआईपी एंड थ्रू म्यूचुअल फंड एजेंट और ब्रोकर, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप आपका एसआईपी बंद करके आपका जो उस म्यूचुअल फंड स्कीम में लगा हुआ पैसा पूरा निकाल के रिडीम करके सेम अमाउंट आप वही सेम म्यूचुअल फंड में थ्रू ऑनलाइन म्यूचुअल फंड कंपनी से बाय करके लगा सकते हो, इनकेस आपको म्यूचुअल फंड लेना है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका जो कमीशन और ब्रोकरेज जा रहा था और जो एनएवी पे इम्पैक्ट हो रहा था, तो वो बच जाएगा। जब वो म्यूचुअल फंड स्कीम आप ऑनलाइन थ्रू म्यूचुअल फंड कंपनी से लेंगे, तो मेक श्योर करो कि आप ग्रोथ एंड डायरेक्ट टाइप का सेम प्लान लो, सेम म्यूचुअल फंड स्कीम का। उससे लॉन्ग रन में आपको 5 to 10% का बेनिफिट मिल जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट 5 to 10% से बढ़ सकता है। फाइनली, किन लोगों को म्यूचुअल फंड लेना चाहिए? जिन लोगों का सेविंग्स सपोज़ 5,000 से कम है और आपको 5,000 से कम इन्वेस्ट करना है कोई भी इन्वेस्टमेंट में, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड बेहतर ऑप्शन होता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आप 1,000 से लेके 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 महीना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं सलाह दूंगा कि इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड बाइंग, यू कैन ओपन योर डीमैट अकाउंट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग सेम अमाउंट इन इंडेक्स ETF और डायरेक्ट स्टॉक्स इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के बजाय इवन आपके पास 1,000 रुपया महीना इन्वेस्टमेंट करने का पैसा है, फिर भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करके उसमें आप ETF लीजिए म्यूचुअल फंड से, तो वो आपको अच्छा फ़ायदा देगा। मैं तो बोलता हूँ म्यूचुअल फंड स्कीम से अच्छा इंडेक्स ETF फंड रहता है। इंडेक्स ETF फंड बेसिकली इंडेक्स में इन्वेस्ट होता है, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स और सेंसेक्स, BSE सेंसेक्स इंडेक्स और गोल्ड ETF काइंड ऑफ थिंग और नैस्डैक इंडेक्स। उसमें इंडेक्स ETF का फ़ायदा ये रहता है, उसका जो एक्सपेंस रेशो रहता है बहुत कम रहता है। एक्सपेंस रेशो 0.04% से 0.85% रहता है, बहुत कम। इफ़ आप जो रेगुलर म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशो
0.25 से 2.5% रहता है, तो इंडेक्स एक्सपेंस रेशो 0.04% से 0.85% रहता है। तो इसका मतलब क्या रहता है कि आपका जो एक्सपेंस रेशो है या ब्रोकरेज है वो बहुत कम रहते हैं और आपको बहुत फ़ायदा मिलता है इंडेक्स ईटीएफ से। दूसरा फ़ायदा इंडेक्स ईटीएफ का ये है कि जो इंडेक्स ईटीएफ में जो आपका इन्वेस्टमेंट जाता है वो इंडेक्स स्पेसिफिक फंड्स में जाता है। जैसे निफ्टी 50 ईटीएफ है, तो निफ्टी के जो 50 कंपनी है, जो अच्छी कंपनी है, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जाता रहेगा और आपको टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनकेस निफ्टी 50 में से गंदा स्टॉक निकल गया और अच्छा स्टॉक आ गया तो ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्टमेंट उसी स्टॉक में होगा और परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। सो मेरा हमेशा कहना रहता है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से बजाय आप इंडेक्स ईटीएफ में इन्वेस्ट किया करो, और आप इंडेक्स ईटीएफ आपके डीमैट अकाउंट से भी बाय कर सकते हो। तो आपके लिए आपको ना म्यूचुअल फंड एजेंट की ज़रूरत है। चलो अभी डिसएडवांटेज क्या रहते हैं म्यूचुअल फंड्स का देखते हैं। जब आप स्टॉक्स पिक करते हो और स्टॉक्स बाय करते हो, तो स्टॉक्स जब बाय करते हो तो कंपनीज अपना जो प्रॉफिट रहता है तो जो इन्वेस्टर रहते हैं स्टॉक्स के, तो उनको डिविडेंड देते हैं, रेगुलरली डिविडेंड देते हैं। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो डिविडेंड से रहता है। कभी कभार बोनस देते हैं, जैसे कि एक के बदले दो स्टॉक्स मिल जाते हैं आपको, डिपेंडिंग ऑन द बोनस रेशो। फिर तीसरा चीज़ रहता है वो स्प्लिट होता है, जैसे उसका फेस वैल्यू स्प्लिट होता है। तो जैसे एक स्टॉक का 5 स्टॉक हो गए, एक स्टॉक का 2 स्टॉक हो गया, तो उससे क्या होता है। और कभी कभी कंपनी बायबैक भी करती है अपने स्टॉक्स। बायबैक करना मीन्स सपोज शेयर इंडिया कंपनी का स्टॉक अभी 300 रुपये चल रहा है मार्केट में, लेकिन उस कंपनी को इफ़ मार्केट से अपने स्टॉक्स इन्वेस्टर से लेने हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो बोलते हैं चलो मैं 400 रुपये में इन्वेस्टर से बायबैक कर लेते हैं स्टॉक। तो अल्टीमेटली वो फ़ायदा किसको होता है, इन्वेस्टर को होता है, क्योंकि करंट मार्केट वैल्यू स्टॉक की 300 है, लेकिन कंपनी 400 रुपया पे कर रही है इन्वेस्टर को उनसे ख़रीदने के लिए। तो बायबैक से भी कंपनी को फ़ायदा होता है। लेकिन जब यही पैसा आप इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड में होता है और म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं आपका पैसा, तो इस कंपनी जो डिविडेंड मिला हुआ है या बायबैक हुआ है या बोनस मिला हुआ है, वो सब पूरा फ़ायदा म्यूचुअल फंड कंपनीज को मिलता है और वो पास ऑन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को नहीं होता है। आपको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता है। जैसे आपने इनकेस वो कंपनी का स्टॉक लिया होता तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट होता, आपको डायरेक्टली डिविडेंड मिलता या बोनस शेयर मिलता आपके डीमैट अकाउंट में, या स्प्लिट होता, या बायबैक की जो फंक्शनैलिटी उसका यूज़ होता। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड थ्रू उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो जो पूरा फ़ायदा है वो म्यूचुअल फंड कंपनी ले लेती है। तो ये एक डिसएडवांटेज रहता है जब आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो बजाय के स्टॉक। दूसरी चीज़ है म्यूचुअल फंड स्कीम में जब इन्वेस्ट होता है तो आपका कंटिन्यूस ब्रोकरेज चला जाता है। इनकेस आप म्यूचुअल फंड एजेंट और ब्रोकर से इन्वेस्ट करते हो तो ये कंटिन्यूस ब्रोकरेज आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपके एनएवी में रिफ्लेक्ट होगा। तो आपका एनएवी बढ़ेगा ही नहीं, कम बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए। लेकिन जब आप स्टॉक्स बाय करते हो तो आप वन टाइम ब्रोकरेज देते हो, जैसे जब आप बाय करते हैं तभी और सेल करते हैं तभी, आप कंटिन्यूस ब्रोकरेज नहीं देते हो। तो ये फ़ायदा होता है स्टॉक्स बाय करने का। दूसरा एक डिसएडवांटेज क्या होता है, जब म्यूचुअल फंड स्कीम में सपोज इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है, उसमें 50 से लेके 100 और 30 से लेके 100 स्टॉक्स इन्वॉल्व रहते हैं। हर एक स्टॉक्स का वेटेज अलग रहता है। लेकिन आप सोचिए ये डाइवर्सिफाइड होता है, तो उसमें से कोई भी एक स्टॉक डबल भी हो गया और ट्रिपल भी हो गया या 30, 50, 60% भी बढ़ गया तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि उसमें आपने 50-100 कंपनीज को इकट्ठा करके रखा है। तो उसका जो सपोज वो 100 कंपनीज में 10 कंपनी भी डबल होगी तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड का जो कंसेप्ट है कि बहुत सारे कंपनी में इन्वेस्ट करना, वो एक डिसएडवांटेज है म्यूचुअल फंड में। उससे अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड आप स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाओ, अच्छे 5 स्टॉक लो और उसमें बहुत ज़्यादा पैसे डालो, तो उससे आपका फ़ायदा बहुत होगा। तो इसलिए मैंने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसे लगाना बंद कर दिया। आई हैव स्टार्टेड
mutual fund scheme since 2004, and then I closed all my mutual fund scheme 2015। मैंने 2015 में सभी मेरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स बंद कर दिए और सब पैसा निकाल के मैंने स्टॉक्स में डाला, और लगता है मैंने बहुत अच्छा डिसीजन किया, क्योंकि मेरा स्टॉक का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा कर रहा है इस टाइम पे। आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ, 1-2 म्यूचुअल फंड बचे थे क्योंकि उसमें मेरा मोबाइल नंबर पुराना था, मेरा ईमेल एड्रेस पुराना था, मेरा बैंक अकाउंट पुराना था जो बंद हो चुका था, तो मैं उसको सेल नहीं कर पा रहा था। म्यूचुअल फंड कंपनी में जाके मैंने पूरा उसको मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल और बैंक अकाउंट अपडेट किया और KYC किया, और उसके बाद तुरंत नेक्स्ट 5-6 दिन के बाद मैंने वो म्यूचुअल फंड स्कीम क्लोज कर दिया। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए, 2004 में वो मैंने 5,000 रुपया उस म्यूचुअल फंड स्कीम में डाला था। उसके बाद मैंने पैसे डाले नहीं थे उसमें। तो आप सोचो, जब 2024 और में भी 2023 की बात है, तो 18 साल या 19 साल में कितना पैसा हुआ होगा उस स्कीम का। 5,000 जो मैंने 2005 में डाला था, वो हार्डली 10,500 रुपया मिला मेरे को, तो ऑलमोस्ट डबल। वो तो एटलीस्ट लकी था इसलिए डबल मिल गया। 20 साल में सिर्फ पैसा डबल हो गया। लेकिन और कोई म्यूचुअल फंड स्कीम में तो मेरा पैसा जितना था उतना ही था, और शायद निगेटिव भी था, शायद हार्डली 1.5 टाइम्स बढ़ा होगा, हार्डली 30% 40% म्यूचुअल फंड स्कीम में बढ़ा होगा। तो मुझे तो कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इंस्टेड ऑफ मैंने म्यूचुअल फंड स्कीम, मैंने मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट अभी स्टॉक्स एंड ETF में डाला है, इंडेक्स ETFs में। उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और एक मीथ है जो म्यूचुअल फंड कंपनीज और म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स बोलते हैं कि भाई स्टॉक में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। तो स्टॉक में इन्वेस्ट करना रिस्की है, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कम रिस्की है, क्योंकि म्यूचुअल फंड अल्टीमेटली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनके पास डाइवर्सिफाइड रहता है। मैं तो बोलता हूँ स्टॉक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना रिस्की है, क्योंकि वो डाइवर्सिफाइड है, आपको उतना प्रॉफिट नहीं देता है। जब आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको आगे आके 6 मारना है, राइट। तो रिस्क लेना है तो अच्छी तरह से रिस्क लो, नहीं तो रिस्क मत लो। जैसे हम लोग आमरस खाते हैं, राइट, आम चूस के डायरेक्ट आम का जूस खाते हैं, उसको आमरस बोलते हैं, वो कितना अच्छा रहता है। और वो उसको हम कंपेयर करेंगे स्टॉक इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टमेंट में आपने लगाया और अच्छा स्टॉक किया तो वो मल्टी बैगर होता है, 100 गुना होता है, 50 गुना होता है, 20 गुना, उसका कोई लिमिट नहीं रहता है। और प्लस आपको डिविडेंड मिलता है, बोनस मिलता है, उसमें से स्प्लिट मिलता है, बायबैक्स रहता है, बहुत सारा एडवांटेज रहता है। लेकिन जब ये म्यूचुअल फंड स्कीम कैसे थे, आमरस में डाला हुआ पानी, जो आमरस में डाला हुआ पानी है, वो पता नहीं उसमें 80% पानी है क्या 80% जूस है। तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई रिस्क तो सभी जगह पे है, लेकिन रिस्क लेना है तो अच्छी तरह से रिस्क लो। और डाइल्यूटेड आमरस खाने का मतलब मज़ा नहीं है उसमें, इसलिए वो एक चीज़ है। चलिए आप मुझे बताइए वो मटन का एग्जाम्पल कैसे लगा। भाई मटन किसको अच्छा नहीं लगता है। मटन बिरयानी, मटन करी, मटन कीमा, मटन सूखा, मटन निहारी, आहा। अरे भाई रुको, ये कुकिंग का शो नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट का शो है। चलो बहुत होगी बक, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।